नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक की लास्ट यूनिट कौन सी अपने पास में? यूनिट 5th। देखिए यूनिट 5th के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपना जो पोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? कार्बनिक बहुलक। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें जो 5th यूनिट आती है वो भी क्या आती है? बहुलक की। लेकिन वहाँ पे जो पढ़ रहे थे वो तो क्या थे? कार्बनिक बहुलक। और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि बहुलक क्या है। तो आपने कहा कि अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ जो होती हैं, या अपन कहें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 1 लाख। तो अपन ऐसे कहें 1 लाख इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। उसे बहुलक कहा जाता है। अब देखिए बात करें अपन बहुलक की, तो आपने कहा बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कौन से बहुलक होते हैं? आपने कहा कार्बनिक बहुलक। एक अगर बात करें तो कौन से बहुलक होते हैं? आपने कहा अकार्बनिक बहुलक। देखिए कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलक का मतलब क्या है? आपने कहा कार्बनिक बहुलक जो होते हैं इनमें ऐसे कहते हैं कि जो मुख्य श्रृंखला पाई जाती है, मुख्य श्रृंखला किससे मिलकर बनी होती है? आपने कहा कार्बन। मुख्य श्रृंखला कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इसमें अगर बात करें तो अकार्बनिक में क्या कहेंगे? आपने कहा मुख्य श्रृंखला कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं जैसे क्या क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से मिलकर बनी होती है। आदि से मिलकर बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं। इनकी अगर बात करें तो देखिए कार्बन है तो आपने कहा कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो आपने कहा कार्बन कौन से बंध बनाता है? सहसंयोजक। तो ऐसे कहा जाता है कि कार्बनिक बहुलक जो होते हैं, कार्बनिक बहुलकों में मुख्यतः बंध सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इधर अगर बात करें अपन तो आपने कहा अकार्बनिक बहुलक है। आपने कहा एक से अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? तत्व पाए जाते हैं। और एक से अधिक प्रकार के तत्व जो होते हैं तो उनकी विद्युत ऋणता में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो अपन कहेंगे कि इन बहुलकों में मुख्यतः बंध आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक प्रकृति के होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपने कहा समान हमेशा किसको गोलता है? समान को गोलता है। यानी कार्बनिक यौगिक हमेशा किस में विलय होते हैं? आपने कहा कार्बनिक में। और अकार्बनिक किस में विलय होते हैं? अकार्बनिक में। तो अगर नेक्स्ट अगर इनकी विलयता की बात करें तो ऐसे कहा जाता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, तो बहुलक जो होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये होते हैं अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अगर इनकी बात करें कार्बनिक के बजाय अकार्बनिक की, तो इनकी प्रकृति कौन सी पाई जाती है? आयनिक होती है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये किस में विलय होते हैं? तो लिखेंगे ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये ध्रुवीय विलायकों में विलय
होते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए, अगर इनकी बात करें अपन कार्बनिक की, तो आपने कहा इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी पाई जाती है? आपने कहा ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। ठीक बात। अकार्बनिक की बात करें तो ऐसे कहते हैं इन बहुलकों की प्रकृति, इन बहुलकों की प्रकृति कैसी पाई जाती है? आपने कहा अज्वलनशील होती है। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट बात करें कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलकों की, तो ऐसे कहा जाता है कि कार्बनिक बहुलक जो होते हैं उनमें जो बंध पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? आपने कहा मजबूत प्रकृति के होते हैं। तो अपन कहते हैं कि इनमें बंध सामर्थ्य तथा तनन सामर्थ्य अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ठीक बात है। इनमें अगर बात करें तो आपने कहा इनका तनन सामर्थ्य जो होता है, इनका तनन सामर्थ्य कार्बनिक बहुलकों की बजाय कार्बनिक बहुलकों की अपेक्षा कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है। इनमें जो बंध होते हैं तो अपन लिख दें इनमें बंध की प्रकृति कैसे बंध होते हैं? आपने कहा कमजोर होते हैं, कठोर होते हैं, सॉरी, भंगुर प्रकृति होती है, कठोर प्रकृति के होते हैं। ठीक है। तो आपने कहा कठोर और भंगुर प्रकृति के होने के कारण यहाँ पर इनकी जो तनन सामर्थ्य वगैरह होती है वो क्या पाई जाती है? कम होती है। तो ये है सबसे पहले कि बहुलक क्या होते हैं। तो आपने कहा बहुलक का मतलब है छोटी छोटी इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति से बनते हैं, तो जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? बहुलक। और जिस छोटी से छोटी इकाई की बात कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? एकलक कहलाती है। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा बहुलक होता है? कार्बनिक। एक कौन से बहुलक होते हैं? अकार्बनिक। कार्बनिक बहुलकों के अंदर मुख्य श्रृंखला होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन से। अकार्बनिक बहुलकों में मुख्य श्रृंखला होती है वो कार्बन की बजाय अन्य किसी भी परमाणु से बने हुई हो सकती है। ये कैसे होते हैं? ज्वलनशील। इनकी प्रकृति कैसी होती है? अज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने कहा कार्बनिक बहुलक में बंध जो पाए जाते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के। जबकि अकार्बनिक बहुलकों के अंदर बंध की जो प्रकृति पाई जाती है वो मुख्यतः कैसी पाई जाती है? आपने कहा आयनिक प्रकृति होती है। नेक्स्ट अगर बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो देखिए कार्बनिक बहुलक का सबसे अच्छा उदाहरण होता है एथीन। एन अणु लीजिए, आपने कहा बहुलक कैसे बनाते हैं? आपने कहा बीच का पाई बंध टूट जाएगा और दोनों के सिग्मा बंध बन जाएंगे। एन अणु थे, ये क्या थी? आपने कहा एथीन। एथीन से बहुलक बन गया, तो बहुलक के लिए लिया जाता है पॉलीमर, तो अपन ने कहा ये क्या बन गई? पॉलीथीन बन जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा वाइनिल क्लोराइड ले लिया, तो आपने कहा इसका बहुलक बना दो, तो नाम सुना अपन ने, क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये क्या कहलाता है? PVC। तो देखिए इनमें जो मुख्य श्रृंखला है वो हमेशा किससे मिलकर बनी होती है? आपने कहा कार्बन से मिलकर बनी होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है? अकार्बनिक बहुलक। यानी अब अपन को क्या पढ़ने हैं? अकार्बनिक बहुलक जिनके अंदर कार्बन के अलावा क्या पाए जाएंगे? अन्य परमाणु। और अन्य परमाणुओं की अगर बात करें तो आपने कहा जनरली कौन होते हैं? नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, सिलिकॉन हो सकती है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो अब अपने पास में टॉपिक आता है अकार्बनिक बहुलकों का वर्गीकरण। देखिए अब अपन पढ़ते हैं वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो आपने कहा यहाँ पर वर्गीकरण है वो 2 प्रकार का होता है। आपने कहा अकार्बनिक बहुलक में जो परमाणु पाए जाते हैं उसके आधार पर अकार्बनिक बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो कौन से कहलाते हैं?
आपने कहा समपरमाणुक बहुलक, समपरमाणुक बहुलक क्या होते हैं? आपने कहा इन बहुलकों में उपस्थित सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा P4 फास्फोरस है, फास्फोरस के 4 अणु मिलते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं? P4 का। ऐसे देखिए S8 सल्फर जो है उसके 8 अणु मिलते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं? S8 का। तो आपने कहा अगर इसमें सभी परमाणु समान प्रकार के हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समपरमाणुक बहुलक। बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड देखिए, ये क्या आते हैं? आपने कहा विषम परमाणुक बहुलक। देखिए विषम परमाणुक बहुलक में क्या कहते हैं कि ये जो बहुलक है इनमें जो जितने भी परमाणु हैं वो एक से क्या होते हैं? अधिक प्रकार के होते हैं। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं? इन बहुलकों में उपस्थित परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो जैसे अपन ने बात की HGO की, तो देखिए मरकरी ऑक्सीजन से जुड़ रही है, ऑक्सीजन फिर किससे जुड़ रहा है? मरकरी, फिर क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन, देन मरकरी, देन ऑक्सीजन। तो आपने कहा ये जो श्रृंखला है ये इस तरह से क्या होती रहती है? आपने कहा चलती रहती है। और आपने कहा अनेक अगर परमाणु इस तरह से जुड़ जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे? बहुलक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपने पास में वर्गीकरण में 2 हैं। एक क्या कहलाते हैं? समपरमाणुक बहुलक, जिसमें उपस्थित सभी परमाणु होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? आपने कहा समान प्रकार के। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने कहा इसमें अपन ने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े? P4 पढ़ा, S8 पढ़ा, इस तरह से B12 वगैरह जो भी होते हैं वो सब किसके उदाहरण होते हैं? समपरमाणुक बहुलक के। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा? विषम परमाणु। आपने कहा इन परमाणुओं के अंदर मुख्य श्रृंखला में देखो कहीं पर भी कार्बन उपस्थित नहीं है, तो आपने कहा कार्बन के अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। और आपने कहा विषम परमाणु में एक से अधिक प्रकार के क्या पाए जा सकते हैं? परमाणु पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो विषम परमाणु हैं तो इनमें अपन कहेंगे कि एक से अधिक परमाणु के परमाणु तो उपस्थित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इनकी संरचना जो होती है उसके आधार पर जब अपन बात करेंगे तो ये विषम परमाणु बहुलक जो होते हैं ये भी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं विषम प्रकार के बहुलक। देखिए, तो अब अपना टॉपिक क्या रहेगा? विषम परमाणुक बहुलकों का वर्गीकरण। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? आपने कहा संरचना के आधार पर। कैसे? देखिए, आपने कहा विषम परमाणु तो है लेकिन इनकी जो संरचना है वो कैसे हो सकती है? आपने कहा रेखीय। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ते हैं रेखीय संरचना वाले बहुलक। देखिए, रेखीय संरचना में कहते हैं परमाणु एक से अधिक होंगे, लेकिन जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो रेखीय संरचना का निर्माण करती हैं। तो रेखीय संरचना का निर्माण करती है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, आपने कहा AgCN, एन लगा दें, क्या बन जाएगा? बहुलक। देखिए अपने पास में क्या है? आपने कहा Ag, किससे जुड़ेगा? आपने कहा साइनाइड, साइनाइड फिर किससे जुड़ेगा? आपने कहा Ag, फिर किससे जुड़ जाएगा? साइनाइड, ये फिर किससे जुड़ेगा? Ag। आपने कहा इस तरह से ये जो संरचना है ये कंटिन्यूअसली क्या रहती है? चलती रहती है। आपने कहा कितने अणु हो सकते हैं? आपने कहा N, और जब ये N अणु उपस्थित होते हैं
तो यहाँ पे जो संरचना का निर्माण होता है वो कौन सा हो जाता है, रेखीय। अब बात करते हैं सेकंड। देखिए आपने कहा एक से अधिक प्रकार के परमाणु जुड़ रहे थे। अब आपने कहा रेखीय संरचना के अलावा दूसरी जो संरचना आती है वो क्या बनती है। आपने कहा ये तो 1D में थी, अब बनाएंगे 2D में। तो देखिए दूसरी जो संरचना आती है वो कौन सी मानी जाती है। आपने कहा द्विविमीय चद्दरनुमा संरचना, संरचना। देखिए संरचना आपने कहा इसके अंदर अगर अपन बात करें तो आपने कहा यहाँ पर जो भी उपस्थित परमाणु होते हैं वो 2D में पाए जाते हैं, यानी उसमें क्या होती है, परतनुमा संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, आपको दे दिया जाए या तो H3BO3 या फिर दे दिया जाए BOH का होल ट्वाइस, एक ही बात है। तो देखिए इसमें किस तरह से होगा। आपने कहा ये क्या है अपने पास में, बोरोन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या है हाइड्रोजन, ऐसे इधर क्या है ऑक्सीजन, इधर क्या बना दिया अपन ने हाइड्रोजन, ऐसे इधर भी बना दीजिए ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन है, ये फिर बताया था एक दिन बनाना बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे जो भी बोरोन फैमिली होता है उसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण, और अष्टक अपूर्ण होने के कारण देखिए जैसे इसके साथ अणु जुड़ेंगे ये संरचना इस ओर भी बढ़ती जाएगी, ये संरचना इस तरफ भी बढ़ेगी और ये संरचना इस तरफ भी क्या होती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। और लगातार बढ़ने के कारण ये जो संरचना है ये कौन सी डायमेंशन में बन जाती है, 2 डायमेंशन में बनती है। और एक चद्दरनुमा संरचना होने के कारण इसे नाम क्या दे दिया जाता है, द्विविमीय चद्दरनुमा संरचना। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, आपने कहा अब जो संरचनाएं बनेंगी वो 2D में ना बनकर किस में बनती हैं, 3D में बनती हैं। तो जो थर्ड की बात कर रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे अपन, त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय जालकनुमा संरचना। देखिए इसमें अपन क्या कहते हैं कि जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वो तीनों डायरेक्शन के अंदर क्या होती हैं, जुड़ती हैं और जुड़कर एक जालकनुमा संरचना का क्या कर देती है, निर्माण। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो SiO2 का N। देखिए अगर इनकी बात करें तो आपने कहा इसमें केंद्रीय परमाणु जो है वो तो क्या लिया जाता है, सिलिका, और सिलिका है वो किससे जुड़ी रहती है, आपने कहा ऑक्सीजन से। तो आपने कहा इस बहुलक की अगर एकलक इकाई की अपन बात करें तो आपने कहा एकलक इकाई क्या पाई जाती है, SiO4, यानी एक सिलिका जो होती है वो कितने ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है, 4 से। जैसे देखिए अगर आपने कहा एक कोई सिलिका का परमाणु है तो ये चारों तरफ किससे जुड़ा रहता है, आपने कहा ऑक्सीजन से। जैसे अपन इसको बना देते हैं, आपने कहा ये फिर किससे जुड़ा रहता है, आपने कहा सिलिका से। ये फिर किससे जुड़ा रहता है, आपने कहा सिलिका से। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिएगा, आपने कहा ये इस तरह से बढ़ रही थी संरचना, अब आपने कहा इसके नीचे की तरफ भी क्या पाई जाती है, सेम ऐसी संरचना पाई जाती है। आपने कहा इसमें भी क्या रहते हैं, आपने कहा ऑक्सीजन परमाणु रहते हैं। आपने कहा ये ऑक्सीजन परमाणु किससे जुड़े रहते हैं, आपने कहा सिलिका से जुड़े रहते हैं। ये लीजिए आपने कहा इस तरह से ये संरचना है, इसका क्या हो जाता है, निर्माण। अब अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर से क्या आ जाएगी, आपने कहा सिलिका, फिर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आ जाएगी सिलिका। तो आपने कहा इस संरचना को जब अपन इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाती है, ये क्रॉस नुमा संरचना है और ये हर डायरेक्शन में लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और लगातार जब बढ़ती जाती है तो इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपने कहा त्रिविमीय जालकनुमा संरचना युक्त क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट जो संरचना आती है उसमें क्या होता है, आपने कहा यहाँ तक तो सही थी कि एकलक इकाइयाँ जो थी वो इस तरह से जुड़ रही थी, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे क्रॉस बंध युक्त त्रिविमीय जालक। तो देखिए क्रॉस बंध युक्त त्रिविमीय जालकों में क्या होंगी, जो एक रेखाएं या अपन ऐसे कहें कि पहले कोई एक मुख्य श्रृंखला होगी, ऐसे कोई दूसरी मुख्य श्रृंखला होगी और इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य भी आपस में क्या बन जाएंगे, बंध बन जाएंगे। तो अगर बात करें अपने फोर्थ कैटेगरी तो क्या आती है, क्रॉस बंध युक्त बहुलक वाले संरचना वाले बहुलक, क्रॉस बंध युक्त संरचना वाले बहुलक कहेंगे। तो आपने कहा मुख्य श्रृंखला के अतिरिक्त
इनके मध्य क्या बन जाएंगे, दोनों श्रृंखलाओं में क्रॉस बंध। इसकी अगर बात करें तो उदाहरण होता है इसका सोडियम सिलिकेट। देखिए सोडियम सिलिकेट की अगर बात करते हैं तो आपने कहा सोडियम सिलिकेट की संरचना जो होती है वो कैसे पाई जाती है, आपने कहा NaSiO3 का होल ट्वाइस। देखिए अगर इस संरचना को बनाने की कोशिश करें तो पहली तो बात ये 3D में है तो इसको बोर्ड पे बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपन इसको बनाते हैं। देखो कैसे होगी, आपने कहा एक जो सिलिका होती है, आपने कहा ये कितने ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है, आपने कहा 4 ऑक्सीजन से। आपने कहा ये 4 ऑक्सीजन है, चौथा ऑक्सीजन इस तरह से अपने बना देते हैं। ये दिखेगी नहीं, आपको मिटा के बना देती हूँ मैं। देखिए एक सिलिका है, कितने ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है, आपने कहा 4 से। ये चौथा ऑक्सीजन इस तरह से अपने बनाया। आपने कहा ये फिर किससे जुड़ी रहती है, ऐसे ये कोई सिलिका थी, आपने कहा ये सिलिका थी, ये भी कितने ऑक्सीजन से जुड़ी है, आपने कहा 4 से। इसको भी इस तरह से अपन ने बना दिया। ऐसे इधर वे वापस किससे जुड़ गई, आपने कहा सिलिका से। सिलिका कितने ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, 4 से। ऐसे इस श्रृंखला के अंदर ये भी क्या थी, सिलिका, ऐसी तरह से। तो ये चारों तरफ किससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। लेकिन अब अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये 2 श्रृंखलाएं थी, इस तरह से एक मुख्य श्रृंखला ये बन रही थी, एक मुख्य श्रृंखला ये बन रही थी। लेकिन जब इन दोनों मुख्य श्रृंखलाओं के मध्य आपस में क्या बन जाते हैं, बंध। बंध कैसे बनेगा, ये वाली सिलिका है ये इस ऑक्सीजन से बंध बना लेती है, ऐसे ये वाली सिलिका है वो इस ऑक्सीजन से। अब देखिए, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, सोडियम में पाए जाते हैं। तो ये श्रृंखलाएं देखो, एक मुख्य श्रृंखला इस प्रकार चद्दरनुमा श्रृंखला बना रही है, ऐसे दूसरी जो मुख्य श्रृंखला है वो भी इस तरह से चद्दरनुमा श्रृंखला बना रही है। और इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य जो परमाणु हैं उनके बीच में सामान्यतः कौन सा परमाणु आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। और ये जो संरचना है, ये संरचना क्या बन जाती है, आपने कहा क्रॉस बंध युक्त बहुलक बन जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी के अंदर कौन से आते हैं, आपने कहा मिश्रित संरचना वाले बहुलक आते हैं। अब ये मिश्रित संरचना वाले बहुलक क्या होते हैं, तो देखिए 5th कैटेगरी है मिश्रित बहुलक। मिश्रित बहुलक, इन बहुलकों के अंदर क्या होते हैं कि जो परमाणु पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, 1 से अधिक। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, Si P2O7 का N। यानी ये जो बहुलक है, इस बहुलक के अंदर मुख्य श्रृंखला में 1 से अधिक परमाणु हैं। एक तो कौन है, सिलिका, एक कौन है, फास्फेट। अगर बात करें इस बहुलक की तो जो सिलिका है उसकी संयोजकता कितनी पाई जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और जो फॉस्फेट होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। और यहाँ पर क्या कहते हैं, वही 2 श्रृंखलाएं होंगी, 1 से अधिक प्रकार के परमाणु हैं और दोनों श्रृंखलाओं में क्या बन जाते हैं, क्रॉस बंध बन जाते हैं, जिसके कारण ये जो बहुलक होते हैं इनमें बंध कैसे पाए जाते हैं, बहुत ही मजबूत प्रकृति के पाए जाते हैं। संरचना देखिए इसकी, आपने कहा सबसे पहले अपने पास में क्या उपस्थित है, आपने कहा सिलिका, कितने ऑक्सीजन से जुड़ती है, आपने कहा 6 से। इसको इस तरह से अपन क्या कर देते हैं, 6 ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। नेक्स्ट कौन पाया जाता है, आपने कहा फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, आपने कहा 4 से। इसको इस तरह से जोड़ दिया। फिर वापस कौन आ जाती है, सिलिका। जैसे ही सिलिका आएगी तो आपने कहा टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, आपने कहा 4। कोई दिक्कत नहीं। ये एक श्रृंखला थी, इसके पैरेलल दूसरी श्रृंखला है, दूसरी श्रृंखला को भी जोड़ देते हैं। आपने कहा इससे क्या जोड़ दो, फास्फेट। फास्फेट होता है वो कितने ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, आपने कहा 4 से। इस तरह से जोड़ दिया। फिर वापस किसको जोड़ दिया, सिलिका को। आपने कहा ये तो 2 ऑक्सीजन हो गई, ये कितने ऑक्सीजन से जुड़ी रहती है, आपने कहा 6 से। इसको इस तरह से बनाया और 2 ऑक्सीजन को और जोड़ दिया। अब देखिए जैसे अपन इसको 6 ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, आपने कहा एक तो इधर से जोड़ दिया, तो यानी फास्फोरस और सिलिका के बीच में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन। इधर भी देखिए इस सिलिका और इस फास्फोरस के मध्य में कौन आ जाता है, आपने कहा ऑक्सीजन आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा फिर किसको जोड़ देते हैं, फास्फेट को। ये लीजिए, फिर कौन आ जाएगी, ऑक्सीजन। फिर कौन आएगा, फास्फेट। फिर वापस कौन आ जाएगी, सिलिका। यहाँ पे ये 6 बंध बनाती है, तो आपने कहा 2 बंध और बना देते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वो आपस में भी क्या बना रही हैं, आपने कहा बंध। तो एक ये मुख्य श्रृंखला, ये दूसरी मुख्य श्रृंखला,
और इसके अंदर जितने भी ये ऑक्सीजन है इन आगे भी क्या जुड़े रहते हैं, और ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की संरचना वाले जो बहुलक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित प्रकार के बहुलक कहलाते हैं। तो ये है अपने पास में सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसमें अपन ने स्टार्ट किया, क्या आपने कहा अकार्बनिक बहुलक। अकार्बनिक बहुलक क्या होते हैं, तो आपने कहा मुख्य श्रृंखला जो होती है वो कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी भी परमाणु से जब मिलकर बनी होती है तो ऐसे जो बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। अकार्बनिक बहुलकों के अंदर अपन ने पढ़ा वर्गीकरण। आपने कहा वर्गीकरण में पढ़ा जाता है परमाणुओं के आधार पर। आपने कहा अगर सभी प्रकार के परमाणु सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं तब तो कहलाते हैं समपरमाणु, और अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं तो क्या कहलाते हैं, विषम प्रकार के परमाणु बहुलक कहलाते हैं। ये जो विषम परमाणु बहुलक हैं ये भी कितने टाइप के होते हैं, आपने कहा 5 टाइप के। पहला कौन सा होता है, रेखीय। जितने भी बहुलक के अंदर एकलक इकाइयां जुड़ती हैं वो हमेशा कौन से क्रम में जुड़ती हैं, रेखीय क्रम में जुड़ती हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, द्विविमीय संरचना, तो आपने कहा 2 डायमेंशन में बनता है। तीसरी अपन ने क्या पढ़ी, 3D वाली। आपने कहा चौथी कौन सी पढ़ी, क्रॉस बंद वाली। और 5वीं क्या पढ़ी, मिश्रित बहुलक वाली। मिश्रित में क्या हो जाती है, मुख्य जो श्रृंखला होती है उसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो एक से क्या हो जाते हैं, ज्यादा प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं 4 बहुलक और पढ़ेंगे। तो अपन कहेंगे एक वर्गीकरण और पढ़ते हैं जिसमें कुछ अन्य प्रकार के बहुलकों को भी अपन पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखो पहला क्या आता है, फर्स्ट जो आता है वो आते हैं कार्बधात्विक बहुलक। देखिए कार्बधात्विक बहुलक कौन से होते हैं, आपने कहा ये जो बहुलक होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बनिक बहुलक तथा अकार्बनिक बहुलक दोनों के मध्य का होते हैं, दोनों के मध्य सेतु का काम करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं। कैसे, देखो इनके अंदर जो मुख्य श्रृंखला होती है, मुख्य श्रृंखला वो तो किसकी बनाई जाती है, आपने कहा अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक तत्वों या परमाणुओं द्वारा बनती है, परमाणुओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और जो पार्श्व श्रृंखला होती है, पार्श्व श्रृंखला का निर्माण, पार्श्व श्रृंखला का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, आपने कहा कार्बन के द्वारा, यानी कार्बनिक भाग के द्वारा किया जाता है, कार्बनिक भाग के द्वारा किया जाता है। सही है, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। पहला देखिए, पहला क्या पढ़ सकते हैं, पॉलीसिलिकॉन्स। दूसरा देखिए सेकंड, एल्यूमिनियम दे दे तो क्या लिख सकते हैं, पॉली एल्यूमिनो मिनोक्सेन। नेक्स्ट टाइटेनियम दे दे तो क्या पढ़ सकते हैं, पॉली टाइटेनोक्सेन। कैसे, देखिए 3 धातु दे रखी है, सिलिका दे रखी है, एल्यूमिनियम दे रखी है और टाइटेनियम दे रखी है। आपने कहा इसमें क्या करेंगे, मुख्य जो श्रृंखला है वो तो किससे बनाएंगे, अकार्बनिक भाग से, और जो दूसरा भाग होगा यानी पार्श्व श्रृंखलाएं किससे बना देंगे, कार्बन से। पहला देखिए, आपने कहा सबसे पहले क्या बनाते हैं, सिलिका वाली। आपको पता है सिलिका जो होती है वो टोटल कितने बंध बनाती है, 4। तो आपने कहा ये है इस तरह से। आपने कहा आर जो होते हैं वो तो इधर पार्श्व श्रृंखलाओं में, और मुख्य जो श्रृंखला होती है वो किससे बनी होती है, सिलिका और ऑक्सीजन से। सिलिका जहाँ पे भी आती है वहाँ पे 2 बंध बना दीजिए, किससे, कार्बन से। आपने कहा ये जो है इस तरह से चलती रहती है, एन अणु लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाता है, पॉलीसिलिकॉन्स हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पॉली एल्यूमिनोक्सेन का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम से बनेगी। तो आपने कहा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन है एल्यूमिनियम, इस तरह से। अब एल्यूमिनियम हमेशा कितने बंध बनाती है, 3। तो आपने कहा एक तो किससे बन गई है, इधर ऑक्सीजन से। एक तरफ क्या लगा देंगे अपन ने कहा, कोई भी आर ग्रुप।
R का मतलब है कार्बनिक भाग, तो देखिए इसमें दोनों है। आपने कहा कार्बन भी पाया जा रहा है और इसमें कार्बन के अलावा भी क्या पाए जा रहे हैं, परमाणु। सेम इसी तरह से क्या बनते हैं, टाइटेनियम वाले। आपने कहा पॉली टाइटेनोक्सेन कैसे बनते हैं, तो आपने कहा टाइटेनियम जो होता है वो भी जनरली कितने बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है। तो आपने कहा मुख्य जो श्रृंखला बनेगी वो तो किसके द्वारा बनती है, आपने कहा टाइटेनियम के द्वारा, ऑक्सीजन टाइटेनियम ऑक्सीजन, इस तरह से। और जहाँ पर भी टाइटेनियम आते हैं वहाँ पे एक जो ग्रुप है वो क्या जोड़ दिया जाता है, कार्बन, और यहाँ पे एन लगाते ये क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। तो ये है अन्य प्रकार के बहुलकों में पहला, जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं, कार्ब धात्विक। तो देखो सीधा सीधा कार्बन है वो किससे बंध बना रहा है, धातु से बंध बना रहा है, इसलिए इन बहुलकों का नाम है वो क्या दे दिया गया है, कार्ब धात्विक बहुलक। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड जो आता है उसे कहा जाता है क्या, उपसय संयोजक बहुलक। उपसय संयोजक बहुलक, देखिए ये क्या होते हैं, आपने कहा इनके अंदर अगर बात करें तो आपने कहा इन बहुलकों के अंदर, इन बहुलकों में कम से कम एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए, उपसय संयोजक बंध। एक उपसय संयोजक बंध उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। कैसे, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, TiCl3n। आपने कहा यहाँ पे क्या है अपने पास में, टाइटेनियम। आपने कहा कितने बंध बना रही है, आपने कहा 3 क्लोरीन से बंध बना रही है। ये बना दिए क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये क्लोरीन है, ये वापस ये जो बंध बना रहे हैं ये तो कौन से हैं, सहसंयोजक। ये जो एरो वाले बंध हैं ये कौन से हैं, उपसह संयोजक। आपने कहा ये टाइटेनियम फिर से किसके साथ में जुड़ी रहती है, आपने कहा क्लोरीन। ये क्लोरीन अपना लोन पेयर किसको दे दे, टाइटेनियम। टाइटेनियम फिर से किसके साथ जुड़ जाए, क्लोरीन। तो आपने कहा इस प्रकार से ये जो है ये बहुलक जो बनते हैं जिसमें कम से कम एक क्या प्रेजेंट रहता है, आपने कहा उपसय संयोजक बंध प्रेजेंट रहता है। तो ये कौन सी कैटेगरी का बहुलक कहलाते हैं, उपसय संयोजक बहुलक कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं अपन। थर्ड जो कैटेगरी आती है उसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों वाले। तो देखो इलेक्ट्रॉन न्यून बंध वाले बहुलकों के अंदर क्या कहते हैं, तो आपने कहा थर्ड जो कैटेगरी आती है ये आ गई इलेक्ट्रॉन न्यून बहुलक। होता क्या है, आपने कहा इसमें जो केंद्रीय परमाणु होता है, इन बहुलकों में केंद्रीय परमाणु का अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉन अष्टक अगर अपूर्ण है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। और आपको पता है जनरली इसमें कौन आ जाते हैं, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, जिंक आ गया। तो इस तरह के जो कंपाउंड या तत्व जो होते हैं वो कौन से बहुलकों का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून बहुलकों का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर अपन को कहे बेरिलियम का एग्जाम्पल दे दें तो अपन इसमें लिख देंगे CH2n। कैसे, आपने कहा बेरिलियम जो होता है, आपने कहा बेरिलियम कितने बंध बनाता है, आपने कहा 2 बंध बनाते हैं। तो देखिए ये थर्ड कैटेगरी मिटा दी मैंने, इलेक्ट्रॉन न्यून बहुलक। देखो बेरिलियम बनाइए, आपने कहा बेरिलियम कितने बंध बना सकता है, 2। लेकिन जब ये 2 बंध बनाता है तो इसका अष्टक है वो क्या रह जाता है, अपूर्ण। तो आपने कहा इस तरह से ये बहुलक है, इनमें इस तरह से जुड़ती रहेंगी। एकलक इकाई अपन ने क्या लिख दिया है, बेरिलियम। तो इस प्रकार के जो बहुलक हैं, या इसी का एग्जाम्पल और देख लीजिए, एल्यूमिनियम दे दे आपको या बोरोन दे दे आपको, तो अपन इस लिख देते हैं बोरोन CH2 थ्राइस और N लगा दो। कैसे, बोरोन जनरली कितने बंध बनाता है, 3। क्या बनाएगा, CH2 CH2 CH2। ऐसे दूसरा बोरोन भी कितने बंध बनाएगा, आपने कहा 3, CH2 CH2 CH2। लेकिन आपने कहा अष्टक पूरा करने के लिए ये पढ़ते ना, बनाना बॉन्ड बन जाता है। और आपने कहा जैसे ये बॉन्ड बनता है, आपने कहा इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून बहुलक कहलाते हैं। ठीक है,
अब पढ़ते हैं लास्ट फोर्थ कैटेगरी। तो फोर्थ कैटेगरी के जो बहुलक आते हैं उनमें क्या होते हैं, एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, धनायन और ऋणायन। तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर अपन पढ़ेंगे बहुधनायन या बहुऋणायन वाले बहुलक। तो देखिए अपन ने कहा फोर्थ कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं बहुधनायन तथा बहुऋणायन वाले बहुलक। एक चीज देखिएगा, इन बहुलकों में खास बात क्या पाई जाती है, इसमें बंध जो पाए जाते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं। एक तो कौन से होते हैं, आपने कहा मेटल ऑक्सीजन मेटल वाले होते हैं। एक जो होते हैं उसमें बंध होते हैं वो मेटल OH मेटल OH बंध वाले, यानी दो तरह के बंध पाए जाते हैं। और इन बंधों की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो इन बहुलकों को अपन क्या कहते हैं, बहुधनायन वाले। जैसे देखिए जर्कोनियम 4 OH8 H2O16 प्लस 8, इस वाले बहुलक की अगर अपन बात करें संरचना की तो देखिए ये जो बहुलक है ये कैसे बनेगा। तो आपने कहा चार तो क्या लेने हैं, आपने कहा जर्कोनियम लेने हैं। तो देखिए 4 जर्कोनियम बना देते हैं। आपने कहा ये बना दिया जर्कोनियम 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 और जर्कोनियम। अकेला कितने बंध बनाता है, 8। तो देखो इनमें कैसे बनाने, OH कितने हैं, 8। तो जब भी दो जर्कोनियम को आपस में जोड़ोगे तो आपने कहा किससे जोड़ेंगे अपन ने, OH से। तो दो तो यहाँ बना दिए, ऐसे दो इधर बना दो OH, ऐसे इधर बना दीजिए OH। ऐसे इन दोनों जर्कोनियम को भी आपस में किससे जोड़ देंगे, आपने कहा OH और OH से, कोई दिक्कत नहीं। इनको भी जोड़ दीजिए OH, इसको भी किससे जोड़ दिया, OH। कोई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, H2O कितने हैं, 16। आपने कहा जर्कोनियम अकेला कितने बंध बनाता है, आपने कहा 8। 4 तो बना लिए, आपने कहा 4 और बनाएगा। ऐसे ये जर्कोनियम भी है, 4 तो बना दिए, 4 और बंध बनाएगा। 4 बंध बना दिए, 4 और बना दीजिए। ऐसे इसके भी कितने बंध बना दिए, 4। सब जगह क्या जोड़ दीजिए, H2O। तो क्या जोड़ दिया, H2O 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 H2O, ठीक है। तो हर एक जर्कोनियम जो है वो कितने H2O से जुड़ा हुआ है, आपने कहा 4 से। टोटल जर्कोनियम भी कितने अपने पास में, 4। तो ये जो संरचना है ये किसकी आती है, आपने कहा Zr4 OH8 H2O16। और ये जो बहुलक है ये क्या कहलाता है आपका, पॉलीधनायन या पॉलीकैटायन और पॉलीकैटायन ऋणायन वाला बहुलक, ठीक है। तो ये है अपने पास में आज का टॉपिक। स्टार्ट किया अपन ने BSc पार्ट 3rd ईयर, फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक की लास्ट यूनिट क्या कहलाती है, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या है, तो इसमें सबसे पहला तो यही आता है कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलक होते हैं, इनमें अंतर क्या है। तो अंतर में ज़्यादातर देखते हैं कि मजबूती किस में ज़्यादा होती है, ज्वलनशील कौन कम होता है, किस में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते, किस में क्रॉस बंध वगैरह नहीं पाए जाते। तो अकार्बनिक बहुलकों में जनरली क्रॉस बंध पाए जाते हैं, कार्बनिक में यहाँ पे क्रॉस बंध नहीं पाए जाते। और फिर अपन ने पढ़ा बहुलकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण जनरली किसके आधार पर पढ़ा जाता है, संरचना के आधार पर पढ़ा जाता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपको 2 मेजर बहुलक दे रखे हैं। एक तो दे रखे हैं फास्फोरस से रिलेटेड फोस्फाजिन्स और एक दे रखी है सिलिका से रिलेटेड सिलिकॉन्स। तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें 2 पोर्शन रहेंगे अपने, एक तो फोस्फाजिन्स क्या होते हैं और एक अपन पढ़ेंगे सिलिकॉन से क्या होते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।